नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे, हमने इसको पूरा एक टॉपिक करके हमने शुरू किया था। और जो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था राजस्थान का अफवाह तंत्र, यानी कि हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ना शुरू किया था। और उसकी हमने एक क्लास ले ली थी जिसके अंदर हमने राजस्थान की जो नदियाँ हैं या राजस्थान का जो पूरा अफवाह तंत्र है उसका परिचय देखा था, है ना। परिचय देखा था, ये देखा था कि कौन कौन से क्षेत्रों में कितने एरिया में कौन सी नदी अपना जल विसर्जित कर रही है, उनमें कौन कौन से 3 क्षेत्र थे। पहला तो अंतर प्रवाही नदियाँ, है ना, जो अपना जल भूमि में ही त्याग देती हैं। फिर अरब सागर में अपना जल त्यागने वाली नदियाँ, और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्यागने वाली नदियाँ। तो एक एक करके हम इन सभी तंत्रों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन, वो हम पढ़ेंगे अंतर प्रवाही नदियाँ या आंतरिक नदियाँ। जो राजस्थान की आंतरिक नदियाँ हैं या अंतर प्रवाह पर आधारित नदियाँ हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर प्रवाही नदियाँ, तो पहले हमको टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हमें जो नदियाँ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं रिवर्स, या आप लोगों ने पहले भी कई नदियाँ पढ़ी होंगी, तो आपको इस टॉपिक में कुल 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो 4 पॉइंट आपको हमेशा याद करने हैं। जैसे कोई नदी है, उस नदी का उद्गम क्षेत्र, है ना, उस नदी का उद्गम क्षेत्र, वो नदी स्टार्ट कहाँ से होती है, वो नदी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो मिलती कहाँ पे, या उसका मिलन क्षेत्र, उसका क्या मिलन क्षेत्र, वो मिलती किस नदी से है, किससे मिलती है, किससे और कहाँ पर, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और अगर उस नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो उसके अंदर आके मिलती हैं, तो उन सहायक नदियों के नाम भी उसके अंदर हमें याद करने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर उसका कोई अन्य नाम है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट उसकी कोई विशेषता है, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसको भी याद करते हैं। तो अगर हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इन 4 बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना होता है। वहीं आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, नदियों के नाम को 1-2 बार प्रोनाउंस करके देखना है। क्या करना है, उस नाम को प्रोनाउंस करके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी है मोरेल, एक नदी कौन सी है, मोरेल, और एक नदी है मोरेन, एक नदी है मोरेल और एक नदी है मोरेन। अब ये दोनों नदियां हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन सी नदी की सहायक, ये दोनों किसी नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये दोनों किस किस की सहायक नदी है। कहने का मतलब ये है कि जो मोरेल है और मोरेन है, अब इस स्टार्टिंग के 2 शब्द सेम है, डिफरेंस किसमें है, ल और न में। तो कभी कभी पढ़ने में, कभी कभी फटाफट पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने में भी गलती हो जाती है, कभी कभी बोल रहे होते हैं तो उसके सुनने में भी गलती हो जाती है। तो उस शब्द को पकड़ना है ना, वो शब्द क्या कहना चाह रहा है, उस शब्द की एग्जैक्ट उसको लिख के देखना है, तब जाके हम आगे उसमें बढ़ पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ, इसके अंदर मुख्यतः हम ये 9-10 नदियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ बैठती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कातली, जो कातली नदी है वो सिक्कर में बहती है। फिर रूपारेल, फिर काकनी या काकने जिसको बोलते हैं, एक नदी है साबी, एक है रोहिली। फिर 4 नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती हैं, इसमें रूपनगढ़, मेहता, खारी और खंडेला। तो एक एक करके हम सारी नदियों को देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेंगे हम उनको देखते हुए जाएंगे। तो अंतर्प्रवाही नदियां जो समुद्र में पहुंचने से पहले कहाँ विलीन हो जाती है, भूमि में विलीन हो जाती है ना। और उत्तरी पश्चिमी यानी अरावली का जो भाग है, ये अरावली है, अरावली का उत्तर पश्चिमी भाग में ये अधिकांशतः जल प्रवाह में पाई जाती है। यहाँ से इनका जल प्रवाह यहाँ से शुरू होता है और पश्चिम की दिशा में ये मूवमेंट करती है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं या अल्पकालिक नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं, अल्पकालिक हैं, जो 1 साल के 3 या 4 महीनों में अपने अंदर पानी रखती है, बाकी टाइम वो सूख जाती है। टोटल जो इनके अंदर जल है, जो इन नदियों के अंदर कुल जल है वो है 12.75%, या इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 13% या 12.75%। तो ये राजस्थान का अंतर्प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहली नदी है घग्गर। जो घग्गर नदी है ये राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बैठती है। घग्गर नदी कहाँ बहती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस नदी का उद्गम मैंने बताया था, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, उद्गम।
दूसरा अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तीसरा वो कहाँ से प्रवेश कर रही है, प्रवाह क्षेत्र क्या है या उसका प्रवेश वाला पॉइंट कहाँ है, जो उद्गम के साथ पढ़ना है। उसके बाद मिलती कहाँ पे, तो अंतर्प्रवाही नदी है यानी ये कहीं जाके विलीन हो जा रही है, वो पढ़ना है। उसके अलावा कोई इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है तो वो। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से। हिमालय में कहाँ से निकलती है, शिवालिक श्रेणी में। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो हिमालय है उसके 4 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग है शिवालिक। तो शिवालिक से कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी। शिवालिक में भी जो शिमला जगह है वहाँ पे कालका माता मंदिर है, उसके पास में निकलती है घग्गर नदी। इसके अन्य नाम भी है, जैसे इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, ध्वजदशी नदी भी बोलते हैं, मृत नदी भी बोलते हैं। मृत नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जल्दी अपना पानी त्याग देती है, यानी ये सूख जाती है या खत्म हो जाती है। सोतर नदी भी बोलते हैं, वाहिनी नदी भी बोलते हैं, इसको नट नदी भी बोलते हैं, और राजस्थान का इसको शोक भी कहा जाता है क्योंकि इससे कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। इसे कहती है कभी कभी बाढ़, तो इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक, ठीक है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है ना। ये कहाँ से प्रवेश कर रही है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के जिलों में ये प्रवाह कर रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी हो गई। राजस्थान में प्रवेश कर रही है ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील से। कहाँ से कर रही है, तलवाड़ा झील। राजस्थान में जो तलवाड़ा झील है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, वहाँ से ये नदी भारत राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तर दिशा से प्रवेश कर रही है। शिवालिक ऊपर है, यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ से नदी आ रही है, तो कौन सी दिशा से आ रही है, उत्तर से। कहाँ से आ रही है, उत्तर से आ रही है। अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, यानी आंतरिक प्रवाह में जितनी नदियाँ प्रवाहित हो रही है उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये वाली घग्गर नदी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। कितनी है, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। इसमें से 100 किलोमीटर, इसमें से 100 किलोमीटर किसमें है, राजस्थान। 100 किलोमीटर किसमें है, राजस्थान, ठीक है। कम वर्षा में बटनेर का जो मैदान होती है वहाँ पे ये क्या हो जाती है, लुप्त। अभी बता, बटनेर के मैदान में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ये नदी अगर इसका प्रवाह ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, तो ये बहती बहती आगे भी जाती है। और कभी कभी ये जो पाकिस्तान में एक जगह है फोर्ट अब्बास, क्या नाम है, फोर्ट अब्बास, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि घग्गर नदी का जो अंतिम प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है फोर्ट अब्बास। तो ये याद रखना है, कभी कभी ये फोर्ट अब्बास तक भी प्रवाहित होती है, ठीक है। काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल जो सभ्यता हम पढ़ते हैं वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही ये अपर्दन भी करती है, नदी क्या करती है, अपर्दन भी करती है। तो ये महत्वपूर्ण अपर्दन करने वाली नदी है। तो इसके साथ ही क्या हुआ, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद एक नदी है कातली। कौन सी है, कातली। ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है, सिक्कर। कातली नदी कहाँ निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ क्या, खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, सिक्कर नदी। सिक्कर और झुंझुनू में इसका क्या हो रहा है, प्रवाह। कुल 100 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, कुल 100 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जहाँ ये नदी बह रही है, उस पूरे प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावटी। क्या बोलते हैं, तोरावटी। तो कातली नदी का क्षेत्र क्या हो गया, प्रवाह क्षेत्र तोरावटी क्षेत्र हो गया, ठीक है। साथ में झुंझुनू जो जिला है राजस्थान का, ये नदी उस जिले के बीच से निकलती है। कातली नदी झुंझुनू जिले के बीच से निकलती है, इसलिए झुंझुनू को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। चूरू झुंझुनू सीमा पे इसका क्या हो जाता है, समापन। चूरू झुंझुनू सीमा पे इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। नदी का नाम है कातली, खंडेला सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू और चूरू में प्रवाहित होती है, 100 किलोमीटर लंबी है। प्रवाह के क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है और झुंझुनू को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसके बाद नदी है इसकी कातली। कातली की 2 सहायक नदी है। कातली की कौन सी सहायक नदी है, एक है साप, कौन सा है, साप, और एक है मावत, है ना। साप और मावत, ये 2 इसकी क्या है, सहायक नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी ये दोनों नदियाँ इस नदी में, घग्गर नदी में अपना पानी ला के छोड़ती है ना। आंतरिक प्रवाह की बताई दिया, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इन 2 सभ्यता का नाम भी आपको पता है, कौन सी, कालीबंगा, पीली बंगा, ये सभ्यता देख लेना। गणेश सभ्यता और सुनारी सभ्यता ये इसी नदी के किनारे बसी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 2 सहायक नदियाँ, साप और मेवाड़। इसके बाद नदी आती है काकनी। नदी का नाम है काकनी या काकने, इसको बोलते हैं काकनी या काकने। ये जो निकलती है, ये निकलती है जैसलमेर से। कहाँ निकलती है, जैसलमेर से। जैसलमेर का एक गांव है काकेनेरी, जो जैसलमेर के काकेनेरी गांव से निकलती है
और वह काकनी नदी जैसलमेर के कहाँ से निकलती है, काकनेरी गांव से निकलती है, ठीक है। और इसके साथ ही ये मार्ग अपना बहुत बदलती है। ये जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में ये प्रवाह हो रही है, तो इसके जो वक्राकार जो इसकी अवस्थिति होगी, यानी ये जो रास्ता तय कर रही है उसमें बहुत वक्र आते हैं, है ना, बहुत घुमावदार मोड़ ये तैर करती है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली ये नदी है। इसके साथ ही जो बुध झील है ना, बुध झील जैसलमेर में एक झील है। जब इसमें वर्षा कम होती है, क्या होती है, कम वर्षा जब उसमें होती है, तो इस बुध झील के पास क्या करती है, बुध झील का निर्माण कर देती है। जो अपना जल है वो किसमें लाके छोड़ देती है, एक स्थान पर जमा करती है। उसी स्थान को अपन ने क्या नाम दिया, बुध झील। क्या नाम दिया, बुध झील। और ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। जैसलमेर में शुरू होती है और जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है साबी नदी। उसके बाद आती है साबी नदी। जो साबी की नदी है वो निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये है जयपुर में। कहाँ से निकल रही है, सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियाँ है जयपुर। जयपुर का भी पर्टिकुलर अगर कोई एरिया है वो कौन सा है, शाहपुरा। कौन सा एरिया है, शाहपुरा। जयपुर से निकलती है, तो इसके बाद कोटपुतली बैरोड जाती है, फिर खेड़तल तिनजारा जिलों में जाती हुई हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है, हरियाणा में। तो विलीन भी कहाँ होती है ये, अगर हरियाणा में सबसे लास्ट में देखी जाती है तो विलीन भी कहाँ हो रही है, हरियाणा में क्या हो रही है, विलीन हो रही है, ठीक है। इसकी कुल जो लंबाई है वो है 185 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 185 किलोमीटर। और इस नदी को नजफगढ़ का नाला भी बोला जाता है। नजफगढ़ का, इस नदी को क्या बोला जाता है, नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है। क्या कहता है, नजफगढ़ का नाला। जो जोधपुरा सभ्यता थी कोटपुतली बैरोड के पास, वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसकी एक सहायक नदी भी है, उसका नाम है सोटा। क्या नाम है, सोटा। उस सहायक नदी का नाम क्या है, सोटा। इसके बाद एक नदी आती है रूपालेर। नदी का नाम है रूपालेर, इसका अन्य नाम है वराह नदी। इसको और किस नाम से जानते हैं, वराह नदी के नाम से। ये अलवर से उद्गत, कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, उत्पत्ति हो रही है इसकी अलवर से। अलवर में भी अगर पहाड़ियाँ देखनी हो तो उदानाथ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, अलवर में उदानाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। लसवाड़ी इसका अन्य नाम है, वराह इसको स्थानीय रूप में भी बोलते हैं, और रूपनारायण नदी इसका क्या है, ये तीनों क्या है, इसके उपनाम है, सब नेम। सब नेम क्या क्या है, लसवाड़ी, वाराह और रूपनारायण। अलवर और भरतपुर में बहती हुई कुशलपुर गांव में विलीन हो जाती है। भरतपुर का एक गांव है कुशलपुर, क्या नाम है गांव का, कुशलपुर, वहां पे विलीन हो जाती है। उद्गम हुआ इसका उदानाथ पहाड़ियों से जो अलवर में है, फिर भरतपुर के कुशलपुर गांव में इसका क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। इस नदी पर एक बांध निर्मित, उस बांध का नाम है सीकरी। क्या नाम है, सीकरी, ठीक है। और जो मोती झील है भरतपुर में, उसको ये सीकरी झील प्राणी भी क्या करती है, ये जो सीकरी बांध है ये पानी उसको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सुजानगढ़ नहर है ना, इस मोती झील से पानी बाहर निकालने के लिए एक नहर बनाई गई है, वो है सुजान गंगा। क्या नाम है उस नहर का, सुजान गंगा। और वो मोती झील से क्या निकालती है, पानी निकालती है। तो ये हो गई हमारी रूपारेल नदी। इसके बाद आती है रूपनगढ़। अगली नदी का नाम है रूपनगढ़। ये निकलती है अजमेर से। रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर से। अजमेर में एक जगह है किशनगढ़, किशनगढ़ में है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, रूपनगढ़ नदी। ये अजमेर और जयपुर में प्रभावित होती हुई जयपुर ग्रामीण लिखा है, इसको जयपुर कर देना, ग्रामीण अब हट गया। उधर अजमेर जयपुर में बहती हुई सांबर झील में ये अपना क्या करती है, जल त्यागती है, ठीक है। जो निम्बाक संप्रदाय है राजस्थान का, कौन सा संप्रदाय है, निम्बाक संप्रदाय। इसकी जो पीठ है सलेमाबाद की अजमेर में, इसकी एक पीठ है ना, इसकी एक ब्रांच हो गई निम्बाक संप्रदाय की, एक ब्रांच जो कहाँ पे है, अजमेर के सलमाबाद में। वो एक धार्मिक स्थल है, वो इसी नदी के किनारे पे है, ठीक है, क्योंकि अजमेर में भी ये नदी बह रही है। उसके बाद है एक मेंधा नदी। नदी का नाम है मेंधा या मेढा। नदी का नाम है मेंधा या मेढा। ये भी जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जयपुर में निकलती है और सांबर झील में गिर जाती है। बताइए 4 नदियाँ जो सांबर झील में गिरती है, मनोपुरा जयपुर से, फिर डीडवाना कुचामन होते हुए सांबर झील में, ठीक है। लूणवा करके एक जगह है ना, वो कहाँ पे है, जैन तीर्थ स्थल है लूणवा, वो इसी मेंढा नदी के किनारे पे अवस्थित है। उसके बाद एक नदी है द्रव्यवती नदी। जयपुर वाले इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे ना, जयपुर में एक नाला जैसा है, इसको नाला भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं
अमानिशा का नाला है ना, उस नाली में प्रदूषण बहुत है, वो जो नदी बह रही है उसमें प्रदूषण बहुत है, इसलिए इसको समय के साथ क्या बोल दिया गया, नाला। क्या बोल दिया गया, नाला। लेकिन ये पहले थी एक नदी, उस नदी का नाम था द्रव्यवती नदी। ये निकलती है नाहरगढ़ की पहाड़ियों से और जयपुर शहर के बीचों बीच बह रही है। और अभी किसका सामना कर रही है, प्रदूषण का सामना कर रही है। और जो जयपुर के मानसरोवर इलाके में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि मानसरोवर के इलाके में जो शिप्रापत वाला इलाका है ना, उस एरिया में इस नदी पर एक रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। ये इसके विकास का काम चल रहा है। ठीक है, 3 उद्यान बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे, शिप्रापत, मानसरोवर और बम्बाला पुलिया के आसपास क्या बनाए जा रहे हैं, उद्यान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ पढ़ ली हमने पढ़ ली आंतरिक नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ थी, सबसे पहले पढ़ी अपन ने, एक बार देख लेते हैं। गग्गर नदी पढ़ी, कहाँ से निकल रही है, हनुमानगढ़ गंगानगर में, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में। फिर हमने पढ़ी कातली नदी, खंडेला की पहाड़ियों सिक्कर से। फिर काकनी नदी जैसलमेर, उसके बाद साबी नदी शाहपुरा जयपुर से निकलने वाली। रूपाली नदी अलवर से निकलती है, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से। फिर रूपनगढ़ नदी अजमेर, अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से। फिर मेंधा नदी जयपुर के मनोहरपुरा से। उसके बाद द्रव्यवती नदी जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकल रही है और आजकल किसका सामना कर रही है, प्रदूषण का सामना कर रही है। तो इसके साथ ही हमारी जो आंतरिक नदियाँ है या अंतर प्रवाही नदियाँ हैं वो वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम इससे आगे के जो 2 हमारे प्रकार और बचे हुए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।